वेलकम एवरीवन। आज डेट है 8 सितंबर 2021 एंड द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ हम डिस्कस करेंगे अलग अलग सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, और कुछ एडिटोरियल हम देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड आगे जाने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर करें। ओके, तो देखिए, सबसे पहली जो हमारे पास न्यूज़ यहाँ पे सामने आ रही है, ये इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, प्लस इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अगर हम इसको अटैच करें ध्यान से तो देखिए क्या लिखा हुआ है, कैन सी एंड टू टैक्स डिस्प्यूट विद इंडिया। तो अगर आप थोड़ा सा न्यूज़पेपर रीडिंग करते हैं तो आपको पता होगा, जो कायन एनर्जी नाम की ये कंपनी है, इसके साथ इंडिया का जो टैक्स डिस्प्यूट चल रहा था वो अभी क्या है कि खत्म होने वाला है। इन्होंने यहाँ पर बात की। अब ये कंपनी कहाँ की है? यूके, यूनाइटेड किंगडम की। इज वर्किंग, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ काम कर रहे हैं सो दैट जो ये हमें रिफंड देना है टैक्स का $1.06 बिलियन का, जो हमें रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेस जो लगाए थे सेंटर ने, जिसकी वजह से एक डिस्प्यूट शुरू हो गया था इस कंपनी के साथ, तो वो कह रहे हैं कि ये सोल्व होने वाला है जल्दी। हाँ, देखिए, अभी हम देखते हैं, इस इशू को थोड़ा सा समझते हैं ध्यान से। ओके, देखिए यहाँ पर क्या है कि टाइमलाइन अगर हम इस कन्फ्लिक्ट की देखें तो 2014 में क्या होता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। वेट वेट फॉर अ सेकंड। देखिए ये रहा। अगर हम देखें इस टाइमलाइन को तो 2014 में क्या होता है कि इनकम टैक्स का जो डिपार्टमेंट होता है वो कायन एनर्जी ग्रुप को, जो उनका रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था एज ए कंपनी के तौर पे, उन्होंने जो कुछ रीऑर्गेनाइजेशन किया था 2006 में, उसके लिए डिटेल्स मांगता है डिपार्टमेंट, आईटी डिपार्टमेंट। कब? 2014 में। तो 2015 में क्या होता है, वो मतलब डिटेल वगैरह वहां पर चली जाती है। तो कायन एनर्जी को एक ड्राफ्ट आता है आईटी डिपार्टमेंट का कि भाई आपको रेट्रोस्पेक्टिव कानून के तौर पर आपसे हमें 10,247 करोड़ रुपए हमें टैक्स के लेने हैं। ठीक है भैया, इस कंपनी को, इंडिया को इतना टैक्स देना है। तो यहाँ पर क्या हुआ, कायन ने यहाँ पर डिस्प्यूट के तौर पर एक रिएक्शन दिया और केस वगैरह शुरू हुए। तो इससे क्या हुआ, पेंडिंग आरबी, इसको बोलते हैं आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स तो चलती रहती हैं 2018 तक। तो आईटी डिपार्टमेंट क्या करता है, कायन के जो कंपनी के इंडिया में शेयर्स होते हैं, स्टॉक्स होते हैं, उनको ये बेचना अपना शुरू कर देते हैं, सो दैट टैक्स का जो रुपया है वो वापस मिल जाए आईटी डिपार्टमेंट को। लेकिन 2018 में ही क्या होता है, जो 3 मेंबर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन है, जो ये परमानेंट कोर्ट होता है आर्बिट्रेशन का इंटरनेशनल लेवल पे, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, द हैग, नीदरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर। और 1899, देखिए काफी ओल्ड है ये, 1899, जी हाँ। तो ये कायन एनर्जी के पक्ष में फैसला सुना देता है, यानी जो भी हमने टैक्स उसको, उसके स्टॉक्स को या शेयर्स को बेच के हमने जो टैक्स लिया है, अभी हमें वो वापस देना है। दैट्स वाई ये जो नियरली $1.06 बिलियन का ये जो रेट्रोस्पेक्टिव यहाँ पर रुपया देना है इंडिया को, कायन एनर्जी को, तो ये जल्दी ही सॉल्व होने वाला है। तो 2020 में आप देख सकते हैं कायन एनर्जी यहाँ पर डिस्प्यूट, ये आर्बिट्रेशन का जो ये डिस्प्यूट था ये जीत जाता है। और फिर क्या फैसला होता है यहाँ पर, देखिए, जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन वो फैसला इसके पक्ष में सुनाता है। तो अब कायन एनर्जी क्या करने लग जाता है, इंडिया की जो पीएसयूज होती है, यानी सरकारी जो कंपनीज होती हैं इंटरनेशनल लेवल पे जो बाहर काम कर रही हैं, उनके शेयर्स बेचना शुरू कर देता है और इस प्रकार से अपने रुपए वापस लेने शुरू करता है। ठीक है, तो ये एक डिस्प्यूट शुरू हो गया था। एंड देखिए, अगर ये कोर्ट कोई फैसला सुनाता है, यानी अवार्ड्स, वो सभी पार्टीज पर बाइंडिंग है एंड विदाउट एनी डिले। तो दैट्स वाई उन्होंने अपना यहाँ पर ये चीज किया था। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन पे क्वेश्चन आता है तो आप आराम से कर लेंगे। ओके, सो यहाँ पर देखिए एक छोटी सी न्यूज़ और है हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से, बट ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन्होंने बोला कि ULFAI फेवर कर रहे हैं कि असम का, जो असम के सीएम है वो मेडिएटर बने टॉक्स के बीच में। देखिए, टॉक्स होने वाली है इसके बीच में और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में। तो ये नॉर्मली गवर्नर यहाँ पर मेडिएटर होते हैं, बट इनका कहना है कि जो बाहर से स्टेट के वो हमारी बातों को नहीं समझ पाएगा एंड देयर विल बी सम प्रॉब्लम्स इन द मेडिएशन। ओके, देखिए नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास है, दिल्ली टू सर्च स्टेट्स टू जॉइन इट्स पोल्यूशन फाइट। तो देखिए, ये तो ठीक है कि यहाँ पर आसपास की स्टेट्स को दिल्ली सरकार कह रही है कि चलिए हम मिलकर पोल्यूशन को से लड़ते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखिए यूपीएससी में जो क्वेश्चन आया हुआ है 2020 की अगर हम बात करें तो वो आया हुआ है बेंजीन पोल्यूशन पे। तो देखिए, बहुत सारी पोल्यूशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। अगर हम बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे एसिड्स है, अमोनिया है, आर्सेनिक है, इसमें एक बेंजीन है। एंड यस, देखिए इन्होंने क्वेश्चन में जो पूछा था कि हाउ यू आर एक्सपोज्ड टू द बेंजीन, तो क्वेश्चन में ये
यहाँ से पूछा गया था। तो आप कैसे हैं, देखिए टोबैको के स्मोक से, ठीक है। मैं देखिए आपके सामने क्वेश्चन बोलता हूँ सो दैट आपको थोड़ा सा आइडिया रहे कि क्वेश्चन किस प्रकार से आया था। तो देखिए सबसे पहला है यहाँ पर कि विच ऑफ क्वेश्चन है कि विच ऑफ द रीजन और फैक्टर इज ट्रू फॉर द एक्सपोजर टू बेंजीन पोल्यूशन। एक्सपोजर टू बेंजीन पोल्यूशन, देखिए इनका कहना है कि बेंजीन की जो पोल्यूशन है उसमें एक्सपोजर हो रहा है, उसके पीछे क्या रीजन है। ऑप्शन ए 1 इन्होंने बोला है ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, यानी जो अपनी गाड़ी वगैरह के जो एग्जॉस्ट होता है यहाँ से। सेकंड इन्होंने बोला है टोबैको स्मोक, जी हाँ ये रहा आपके सामने टोबैको स्मोक, ये रहा, ठीक है। थर्ड यहाँ पर है वुड बर्निंग, तो देखिए मोटर व्हीकल का एग्जॉस्ट भी आ जाएगा, 1 भी ठीक है, 2 भी ठीक है। फिर इन्होंने बोला है वुड बर्निंग। फोर्थ यहाँ पर बोला है वार्निश्ड वुडन फर्नीचर, जो वुडन फर्नीचर खराब हो गया, ठीक है। फिफ्थ प्रोडक्ट्स मेड ऑफ पॉली यूरेथेन, तो ये क्वेश्चन है और इन्होंने ऑप्शन दिए हैं 1 2 3, ये ए ऑप्शन में, बी में इन्होंने 2 एंड 4 ओनली, सी में यहाँ पर है 1 3 4 एंड डी में है ऑल ऑफ दीज। तो देखिए अगर हम इन सबको मैच करें तो ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट और टोबैको यहाँ पर आ जाएगा। तो जहां पर 1 और 2 एक साथ नहीं है उनको तो हम ऐसे ही कैंसिल कर देते हैं, तो ये 2 ऑप्शन हमारे कैंसिल हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है। हमारे पास ए और डी ऑप्शन यहाँ पर बचता है। देखिए अभी हमें ये वर्ड ढूंढना है पॉली यूरेथेन, अगर यहाँ पर कहीं लिखा हुआ है तो ये रहा, देखिए फर्नीचर के वैक्स भी मिल गया हमें, ग्लू पेंट्स वगैरह जो यूज होती है वहां से भी ये होता है बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओवरऑल जो आंसर रहेगा बेसिकली 1 2 3 हो जाएगा। वाई, क्योंकि वुड का इन्होंने लिखा हुआ है, देखिए फर्नीचर के ऊपर जो वैक्स लगती है उसकी वजह से होता है, ठीक है। तो ये सब बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए कैसे ये पोल्यूशन को चेंज करके एग्जाम में पूछ रहे हैं। अब आज ये अगली न्यूज हमारे पास जो है, ये देखिए हमारे पास एडिटोरियल है द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लुकिंग बैक टू द लुक अहेड। तो देखिए अभी हम इस एडिटोरियल को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं कि इनका क्या कहना है कि क्राइसिस जो आए हैं कोरोना वायरस की वजह से, तो उसके लिए हम थोड़ा सा लुक फॉरवर्ड करते हैं कि जो 1991 में हमारे जो एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जो हुआ था उसके बारे में थोड़ा सा हम स्टडी करते हैं। देखिए 30 साल लगभग हो गए इनका कहना है, तो हमारे जो रिफॉर्म्स थे उनसे काफ़ी कुछ गेन हमें हुआ था। क्या क्या गेन हुआ था, देखिए हमारी एक सस्टेन्ड मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गई थी जीडीपी में, ग्लोबल एक्सपोर्ट्स में हमारा शेयर बढ़ गया था, इंफॉर्मेशन आईटी टेक्नोलॉजी हमारी इंक्रीज हो गई थी, इकोनॉमिक ग्रोथ 6 से 8% की चल रही थी। तो ये बात है कि कुछ जो प्राइमरी ड्राइवर्स थे इकोनॉमी के उस समय वो क्या थे, ह्यूमन कैपिटल, वेरी ट्रू भाई, ह्यूमन कैपिटल के बिना तो इकोनॉमी चलेगी ही नहीं। टेक्नोलॉजी जी, लेबर, डिस्पोजेबल इनकम, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया हमारा, इनोवेशन था बिजनेस में, क्या जो हमारी इंस्टीट्यूशंस की कैपेसिटी थी, इन सब से। अब सबसे पहली बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल। देखिए ह्यूमन रिसोर्स आप एनसीईआरटी की बुक्स में बार बार पढ़ते हैं, रिसोर्स चैप्टर में भी आप ह्यूमन रिसोर्स देखते हैं। तो देखिए ह्यूमन रिसोर्स किस में काम आता है, लेबर की प्रोडक्टिविटी के तौर पे। एंड यस, जो पूरे रिफॉर्म पीरियड में काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स का काम आया था। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें, ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल में हमारी रैंक क्या है, 103, वहीं पर श्रीलंका हमसे आगे है 70 पे, चाइना 34, साउथ कोरिया 27। तो एक ग्लोबल ह्यूमन कैपिटल रिपोर्ट 2017 की बात है, तो आपको याद कर लेना है, लगभग हम 100 के रैंक के आसपास है अगर हम 2021 के आसपास की बात करें। दूसरा इन्होंने आंकड़ा उठाया वर्ल्ड बैंक का डाटाबेस। वर्ल्ड बैंक देखिए जीडीपी यहाँ पर वर्ल्ड लेवल पे जो 2019 में एक रिपोर्ट डाली है उसके हिसाब से क्या है कि इंडिया किस कैटेगरी में आता है, लो पर कैपिटा जीडीपी इंडिया में कितनी है, वो है $2104, ठीक है। और पीपी टर्म्स में लगभग 7000 के आसपास, और हमारी रैंक 125 ग्लोबली जीडीपी के तौर पे। वर्ल्ड की एवरेज कितनी है, लगभग 11,500 के आसपास ये वर्ल्ड की एवरेज है। तो आप देख सकते हैं कितना फर्क है हमारे और वर्ल्ड की एवरेज के बीच में भी। तो ये देखिए यहाँ पर एक रिपोर्ट और है डिलोइट की, जिसका नाम है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, की मैन्युफैक्चरिंग में क्या कंपटीशन है, उसमें भी इंडिया की $1.7 ही ये है, बाकी देशों की आप देख सकते हैं 38 24 ऐसे करके काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो मेन बात क्या है, देखिए इन्होंने बताया है कि हमारे यहाँ पर क्या है कि जो रिसर्च और डेवलपमेंट R&D जो हो रहा है वो काफ़ी कम 0.8% है हमारी जीडीपी का। तो इस पे हमें थोड़ा ध्यान होगा करना होगा
जैसे साउथ कोरिया में लगभग 4.5% है, चाइना में 2% है, ताइवान में 3.5% के आसपास है ये। तो ये सब बातें इंपॉर्टेंट है। अब आ जाइए दूसरा इसके अंदर टॉपिक, लेबर प्रोडक्टिविटी। देखिए लेबर हमारे पास, पॉपुलेशन हमारे पास बहुत है, बट मेन बात क्या है कि स्किल्ड लेबर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी डेवलपमेंट। देखिए एक बता रहे हैं कि लेबर प्रोडक्टिविटी मैन्युफैक्चरिंग में 10% से भी कम है, वहीं पर चाइना में 40% है, वर्ल्ड बैंक 2018 की रिपोर्ट के हिसाब से। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर और इंस्टीट्यूशन की कैपेसिटी अगर हम बढ़ाएंगे तो स्किल भी बढ़ेगा, और डेफिनेटली हमारे पास जो स्किल्ड लेबर होगा उससे प्रोडक्टिविटी उनकी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, प्लस उनको कुछ बेनिफिट्स मिले तो और भी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सकती है। फिर आ जाइए शिफ्ट। ये कह रहे हैं देखिए यहाँ पर शिफ्ट देखने को मिला था, स्ट्रक्चरल इश्यूज देखने को मिले थे, ह्यूमन जो रिसोर्स कैपिटल था, स्किल में, उनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, जमीन की मैनेजमेंट कैसे होती है, इंस्टीट्यूशन की कैपेसिटी क्या है, हर चीज में हमें एक फर्क देखने को मिला था यहाँ पर। फिर ये बता रहे हैं कि रिपोर्ट्स, ये जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, ठीक है, और ये रिपोर्ट जब जारी करते हैं बता रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सजेस्ट कर रहा है कि जो इंडस्ट्री 4.0 अभी जो चल रहा है उसमें किस चीज से डिफाइन होगी चीजें, रोबोटिक्स से, 3D प्रिंटिंग अगर आप कर पा रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेरी ट्रू, इस पे भी यूपीएससी ने 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इन सब से ये जो हमारी इंडस्ट्री 4.0 है वो 10 टाइम्स तक ग्रोथ कर सकती है, और हमें एक्सपेंडिचर लगभग रिसर्च पे करना होगा 2% जीडीपी का कम से कम, तब जाकर हमारी जो अगले 3-4 साल है उसमें हम डेवलपमेंट देख पाएंगे। अब आ जाइए अप्रोच क्या हो सकती है। देखिए एक नोबेल प्राइज विजेता थे डगलस सी नॉर्थ, उन्होंने बताया था कि इंस्टीट्यूशंस का इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में काफी इंपॉर्टेंट रोल है। अगर पब्लिक इंस्टीट्यूशंस एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं किस चीज के लिए, बिजनेस के लिए और इंडस्ट्री के लिए भी, ठीक है ना। अब 1990 में क्या हुआ था कि ये चीज एब्सेंट थी, वाई, ग्लोबलाइजेशन बहुत था और एस्पिरेशन लोगों की बढ़ गई थी, इसकी वजह से क्या हुआ, प्राइवेटाइजेशन देखने को मिला। लेकिन अभी हम इंडस्ट्री 4.0 में देखेंगे जो 2010 के बाद से अगर हम देखें तो चीजें चेंज हो रही है, इनोवेटिव अप्रोच पब्लिक पॉलिसी मेकिंग में देखने को मिल रही है, टेक्नोलॉजी का यूज हमें देखने को मिल रहा है। तो ये सब बातें हैं देखिए, और ये एक फॉर्मर आईएएस ऑफिसर हैं तो बड़े ही जिनके व्यूज हैं काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला जो एडिटोरियल है वो है देखिए रिजर्वेशन पॉलिसी को हम थोड़ा सा रिफाइन करते हैं, लेट्स सी देखते हैं। देखिए क्या बता रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को कंसीडर करना होगा सब्सटेंसिव चेंजेस जो आ रहे हैं रिजर्वेशन में उनको भी इंप्लीमेंट करें। अब देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है। देखिए फरवरी में क्या हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने जैसे अनाउंस किया स्टेट इलेक्शन का यहाँ पर की भी शेड्यूल हम अनाउंस कर रहे हैं, तमिलनाडु असेंबली ने पास कर दिया एक बिल जिसमें लगभग 10.5% रिजर्वेशन किसको मिल गया, वन्यकुल क्षत्रियाज जो मोस्टली मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस में उनको डाल दिया और डीनोटिफाइड कम्युनिटी के तौर पर उनको रखा गया। और ये इसी के साथ क्या होता है कि फिर मई में 102 अमेंडमेंट 102nd अमेंडमेंट जो किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट रीइटरेट करता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन स्टेट की जो है वो उनको पावर नहीं देती कि आइडेंटिफाई करे वो सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस, जो SEBCs की बात कर रहे हैं हम। तो इससे प्रोटेस्ट हुआ और सेंटर ने फिर इसी प्रोटेस्ट के मद्देनजर क्या किया, अगस्त में पास किया 105th अमेंडमेंट, और इसकी वजह से उन्होंने एम्पावर कर दिया स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को वापस कि वो SEBCs की वापस से लिस्ट बना सकते हैं। देखिए 102 अमेंडमेंट के तौर पे क्या था कि भाई SEBCs की जो लिस्ट है जो आइडेंटिफिकेशन वो स्टेट नहीं कर सकती, लेकिन नया अमेंडमेंट जो पास हुआ उसमें क्या है, वापस स्टेट को पावर सेंट्रल गवर्नमेंट ने दे दी। अब इसमें क्या हुआ कि 27% उन्होंने कोटा भी दे दिया नीट के एग्जाम में ओबीसीज को, 10% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को। अब इसमें आ जाता है जुडिशियल इंटरवेंशन और बहुत सारी पिटीशंस यहाँ पर दायर होती है और लीगल बैटल पार्टीज है AIADMK एंड DMK कुछ पार्टीज देखने को मिल जाती है। ये एक मुद्दा है। अब आ जाइए इस पे हम डिस्कशन करते हैं। देखिए ये कह रहा है ब्रीचिंग द कैप। अब ये कैप क्या है, कैप है देखिए लिमिट, यहाँ पर इस कैप का मतलब है लिमिट। देखिए यहाँ पर क्या है कि कास्ट बेस्ड सेंसस की डिमांड बढ़ रही है और कह रहे हैं 50% जो एक लिमिट लगी हुई रिजर्वेशन पे इसको हटा दिया जाए, यानी इसको शुरू कर दिया जाए, इसको हटा दिया जाए। अब एडवोकेट जो कर रहे हैं वो क्या कह रहे हैं कि ओनली अ कास्ट बेस्ड सेंसस से क्या होगा, हमें प्रॉपर इंडिया की जो स्ट्रेंथ है कास्ट वेरियस कास्ट की वो पता चलेगी, और इसलिए 50% जो कैप है उसको हम ब्रीच कर सकते हैं, क्योंकि देखिए कास्ट बहुत सारी है इंडिया में, यू नो दिस थिंग, ठीक है। इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री, सो दैट्स वाई ये कह रहे हैं कि यहाँ पर कास्ट बेस्ड सेंसस हो। अब आज ये पिछले 10 साल से ये इस पर अटेम्प्ट चल रहे हैं लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आया। 2011 में भी जो रिपोर्ट आई वो थी सोशल इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस में, 5 साल पहले अगर हम बात करें, लेकिन उसके अंदर कास्ट का कोई डाटा था ही नहीं। जैसे कर्नाटक में अगर हम बात करें एक सेम एक्सरसाइज 2015 में की गई थी और वो रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है। तमिलनाडु में भी क्या था, 1 मैन कमीशन बनाया गया था 2020 में कि कास्ट पे डाटा कलेक्ट करे, लेकिन 6 मंथ के बाद क्या हुआ, कमीशन को बंद कर दिया गया।
तो ये देखिए है चीजें तो है, जब आप अप्लाई करते हैं तो प्रॉब्लम आ रही है कुछ। ये नेचुरल एक पॉलिटिकल बिहेवियर विल नॉट एग्री विद द फाइंडिंग ऑफ कास्ट बेस्ड सेंसस, हाउएवर will it may be conducted if they think that their perception of the strength of certain caste do not tally with the finding of the census। अब क्या होगा कि अगर सेंसस हो भी जाता है तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी एग्री नहीं करेंगी, क्यों? क्योंकि उनको लगेगा कि भाई जो ये कास्ट सेंसस है इसमें हमारा डाटा तो कम दिखाया गया है, या फिर ये तो मैच नहीं कर रहा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर आएगी, ठीक है। और फिर वो इसको 50% जो रिजर्वेशन पे लिमिट लगी हुई है उसको ब्रीच करने के लिए यूज नहीं कर सकते। अब आ जाइए रिजर्वेशन कौन से आर्टिकल के तहत है। देखिए आर्टिकल नंबर 4 एंड 5 ऑफ 50 सॉरी क्लोज नंबर 4 एंड 5 ऑफ आर्टिकल 15 एंड क्लोज 4 ऑफ आर्टिकल 16, याद रखिएगा 16(4) एंड 15(4), ठीक है। इनके तहत रिजर्वेशन मिलता है एससी बीसीज को ओनली फॉर दोज ओबीसी विच आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड, यानी क्रीमी लेयर को निकाल दीजिए ओबीसी में से तो उन्हीं ओबीसी को आरक्षण मिलेगा जो रिप्रेजेंटेड प्रॉपर्ली नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या है, तमिलनाडु ने एक क्लासिक केस है जहां पर 50% सीलिंग को ब्रीच कर लिया था बहुत पहले 1992 में, उस केस को बोलते हैं इंदिरा साहनी केस। उसको रट लीजिएगा एग्जाम के लिए कि इंदिरा साहनी केस कब हुआ था, 1992 में हुआ था। यहाँ पर अर्थ समिट भी हुई थी दुनिया में, तो देखिए 2 क्वेश्चन आपको याद हो जाते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर इन्होंने लगभग 69% यहाँ पर बैकवर्ड क्लासेस को और जो एससी एसटी सबको मिलाकर टोटल इन्होंने लगभग 69% यहाँ पर रिजर्वेशन दे दिया। अब लिमिट थी 50% की इंदिरा साहनी केस के हिसाब से, तो इसी वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम आ गई और देखिए डिस्प्यूट, लीगल डिस्प्यूट शुरू हो जाते हैं। अब आ जाइए जरूरत क्या आज के टाइम की, जो हमारे लिए एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वी शुड बी सॉल्यूशन गिवर नॉट प्रॉब्लम क्रिएटर, ठीक है। प्रॉब्लम्स तो काफी हैं लेकिन हमें क्या करना होगा, सॉल्यूशन सोचना होगा कि उसको सोल्व कैसे करें। अभी आज ये देखिए क्या हो सकता है, ये कह रहे हैं सब क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं, हम थोड़ा सा रिफाइन कर सकते हैं रिजर्वेशन को, सो दैट बेनिफिट जो है ना बिल्कुल डीप डाउन पहुंचे। क्योंकि देखिए 75 साल आज़ादी को हो गए हैं, तो इसका मतलब अभी भी हमें रिजर्वेशन देने की अगर जरूरत पड़ रही है तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है कि 2017 में भी सेंटर ने एक कमीशन बनाया था जिसका नाम है रोहिणी कमीशन, याद रखिएगा रोहिणी कमीशन किससे रिलेटेड है, ये सब कैटेगराइजेशन ऑफ सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसी, यानी जो ओबीसी की सेंटर ने लिस्ट बना रखी है उसकी और भी सब कैटेगरीज बनाई जाए, उसके लिए रोहिणी कमीशन आप याद कर सकते हैं। इसको एक बार याद कर लीजिए, याद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बात आती है, सो 1993 के बाद आप देख सकते हैं ओनली 5 टाइम्स अगेंस्ट नॉर्म ऑफ रिवीजन एवरी 3 ईयर, ये कुछ 3 साल में आपको रिवाइज करना है, ये सब बातें हैं। लेकिन अब आ जाइए मेन बात, लास्ट में देखिए ये कह रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को पावर दी गई है कि पेरेंट ऑफ कैंडिडेट अर्न देयर एनुअल इनकम अपार्ट फ्रॉम वेरियस पैरामीटर। देखिए यहाँ पर हरियाणा का भी एक केस आया था कि उन्होंने सिर्फ इकोनॉमिक जो क्राइटेरिया फिक्स कर दिया ओबीसीज के लिए, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए कि 6 लाख से जो कम कमा रहे, नहीं, अकेला इकोनॉमिक क्राइटेरिया काफी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला ये, तो ये इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे क्राइटेरियाज आपको सामने रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये सब बातें आप इसमें रीड आउट कर सकते हैं इजीली। इसी के साथ देखिए आपके जो 2 मेन एडिटोरियल है वो कंप्लीट हो गए। और लिबरलाइजेशन पे देखिए 2020 में क्वेश्चन क्या आया हुआ था, लेट्स सी उस क्वेश्चन को हम देखते हैं। देखिए क्वेश्चन था कि 1991 के हिसाब से अगर हम बात करें, इन्होंने कंप्लीटली बोला है, लेट्स सी एक मिनट। देखिए एग्जाम में क्या पूछा गया कि 1990 यहाँ पर था वो क्वेश्चन लिबरलाइजेशन के ऊपर। देखिए इन्होंने बोला कि 1991 में जो लिबरलाइजेशन आए थे उसमें क्या हुआ था, नंबर 1 वर्कर प्रोडक्टिविटी, जो इस आर्टिकल में भी बात की गई थी, वर्टिकल जो वर्कर प्रोडक्टिविटी थी वो इंक्रीज हुई थी शहरों में, ठीक है। सेकंड, परसेंटेज शेयर ऑफ रूरल एरिया वर्कफोर्स इंक्रीज्ड, भाई गांव में वर्कफोर्स इंक्रीज हुई थी। थर्ड, रूरल एरिया में नॉन फार्म इकोनॉमी जो चीजें थी वो इंक्रीज हुई थी, वेरी ट्रू। जो सर्विस सेक्टर था वो इंक्रीज हुआ था, मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिला था, ठीक है। नॉन फार्म एक्टिविटीज इंक्रीज हुई थी और रूरल एम्प्लॉयमेंट की जो ग्रोथ थी वो कम हुई थी। देखिए ऐसा नहीं है, डिक्रीज एम्प्लॉयमेंट थोड़ी बहुत इंक्रीज हुई थी, एक रिफॉर्म आया था इसी वजह से, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब आ जाइए देखिए अगला जो टॉपिक हमारे पास रहेगा वो है, लेट्स सी, देखिए यहां पर कि पीयूष गोयल इज शेरप्पा फॉर G20 समिट। अब आ जाइए देखिए यहां पर क्या बात है कि G20 जो समिट होगी उसके जो शेरप्पा यानी बेसिकली जो उस मीटिंग को हेल्ड करवाते हैं उसके अब की बार के जो शेरप्पा है वो कौन है, पीयूष गोयल जी। तो यहां पर देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि G20 है क्या, इज दैट क्लियर, और ये कहां पर होनी है। देखिए 2020 के लास्ट में, ये सॉरी नेक्स्ट समिट अक्टूबर के लास्ट में रोम में होनी है, तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। और पीयूष गोयल कौन से मंत्री हैं,
यहाँ पर इंडस्ट्री और कॉमर्स के ये मिनिस्टर हैं। अब आ जाइए यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि G20 समिट है क्या, G20 ग्रुप क्या है। देखिए G20 ग्रुप की अगर हम बात करें तो 2020 की मीटिंग इसकी सऊदी अरेबिया में हुई थी। ये एक एनुअल मीटिंग करते हैं, हर साल मीटिंग करते हैं और बहुत बड़ी बड़ी जो इकोनॉमीज है वर्ल्ड की वो सभी मिलकर ये मीटिंग करते हैं। और ये इंपॉर्टेंट बात क्या है देखिएगा कि 1997-98 में एशिया के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया था। इसके लिए उपलक्ष्य में इसके लिए जितनी भी वेस्ट इकोनॉमीज थी वर्ल्ड की 20, उन्होंने मिलकर एक ग्रुप बनाया जिसका नाम रखा गया G20। और किन्होंने बनाया, G7 के जो फाइनेंस मंत्री थे उन्होंने एस्टेब्लिश किया कि भैया हम और देशों को मिलाते हैं, साथ में उन देशों के जो सेंट्रल बैंक है, जैसे इंडिया में सेंट्रल बैंक है RBI, तो RBI के गवर्नर को, मतलब इन सभी सेंट्रल बैंक से गवर्नर को भी मिलाएंगे और उनके फाइनेंस मंत्रियों को भी। याद रखिएगा, फाइनेंस मिनिस्टर प्लस RBI के गवर्नर मिलकर। और ये G20 बना कब, याद रखिएगा 1999 में, ठीक है, 1999 में कारगिल का जब लड़ाई हुई थी जब ये बना था। आप ऐसे याद कर सकते हैं तो 2 क्वेश्चन आपके सामने याद हो जाते हैं। अब आ जाइए देखिए आगे कि इसके अंदर और क्या बातें। हर साल लगभग दिसंबर के आसपास ये मीटिंग होती है और देखिए रोटेशन बेसिस पे इनकी प्रेसिडेंसी होती है, रोटेशन पे। अब देखिए ये साल बड़ा इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी हमारी मीटिंग हुई, G20 में भी, ब्रिक्स का भी अभी होने वाला है सम्मेलन, SCO का भी होने वाला है, ठीक है। तो ये सब का हमें जो प्रेसिडेंटशिप मिल रही है तो काफी इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, इनके पास कोई परमानेंट स्टाफ नहीं है, इसलिए अपने शेरपास के थ्रू ये क्या करवाते हैं, मीटिंग अपनी हेल्ड करवाते हैं, कोई परमानेंट स्टाफ नहीं है। और ये अपनी मीटिंग का जो जगह है वो भी अपना वो कंट्री ही रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि इनके पास कोई परमानेंट नहीं है। तो जो अगली मीटिंग मान लीजिए रोम इटली में होगी तो इटली इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा इस मीटिंग के लिए कंप्लीटली। और पहली मीटिंग कहाँ हुई थी, बर्लिन में। देखिए बर्लिन जर्मनी, यहाँ पर याद रखिएगा 1999 में फाइनेंशियल क्राइसिस जो आया था। अब G20 के जो फुल मेंबर है उनको आप याद कर लीजिए अच्छे से। देखिए फुल मेंबर्स आप याद कर लीजिए अच्छे से। अभी मैं क्वेश्चन बताता हूँ, क्वेश्चन आया क्या हुआ था। देखिए क्वेश्चन ये था कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर ऑल फोर कंट्रीज मेंबर ऑफ G20। यानी जो आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे उनमें से कौन सा ग्रुप के जो लोग हैं, जो कंट्री है बेसिकली, वो क्या है, G20 के मेंबर। तो ऑप्शंस में आपके सामने लिखते हैं। देखिए सबसे पहले आपके पास है अर्जेंटीना, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका एंड टर्की, ओके। दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मलेशिया एंड न्यूजीलैंड। तीसरा आपके पास ब्राजील, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड वियतनाम। एंड लास्ट आपके पास देखिए ऑप्शन इंडोनेशिया, जापान, सिंगापुर एंड साउथ कोरिया। तो अभी हम देखेंगे, देखिए हमारे पास जो G20 के अंदर मेंबर्स हैं वो कौन कौन है। तो आप देख सकते हैं, देखिए हम मैच करते हैं, लेट्स सी। अर्जेंटीना है, जी हाँ ये अर्जेंटीना है। ऑस्ट्रेलिया है, जी ऑस्ट्रेलिया भी है, ठीक है। ब्राजील है, ब्राजील इसमें ऑप्शन में नहीं दे रखा। कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया है, जी है। इटली, जापान है, जापान भी है, ठीक है, आप याद कर सकते हो जापान भी है। मैक्सिको है, जी हाँ मैक्सिको है। जिसमें भी 4 ऑप्शन टिक हो जाएंगे वो आपका आंसर हो जाता है ऑटोमेटिकली। सऊदी अरेबिया है, जी सऊदी अरेबिया भी है। कोरिया है, जी हाँ, ठीक है। अभी हमें बस देखना है कि क्या सिंगापुर भी है, तो हमारा ये ऑप्शन टिक हो जाएगा, बट यहाँ सिंगापुर नहीं है। आपको याद रखना है साउथ अफ्रीका है, जी साउथ अफ्रीका भी है एंड टर्की भी है। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पर टिक हो जाता है। इसी के साथ आप देख सकते हैं कि ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट। वाई? क्योंकि अर्जेंटीना, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका एंड टर्की इसके मेंबर्स हैं। तो देखिए एक देश की वजह से आप इजीली इसको कर पाए हैं। अब आज ये G20 प्लस नाम आता है। देखिए G20 देशों ने सोचा 21, 23, 20 प्लस हम कुछ बनाएंगे और 2003 की मीटिंग में ये डिसाइड हुआ। और ये जो मीटिंग थी कहाँ हुई थी, कैनकन, मैक्सिको। तो मैक्सिको इसका मेंबर हो जाता है। इसको ब्राजीलिया डिक्लेरेशन भी बोलते हैं। ब्राजीलिया डिक्लेरेशन जिसके अंदर साइन किया था किन देशों ने, इंडिया, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका ने, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब आ जाइए अगला जो टॉपिक है वो क्या है कि 21 लाख अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स ने रजिस्टर किया ई श्रम नाम के पोर्टल पे। देखिए जो ये अगस्त 26 की अगर हम बात करें, इसको लॉन्च किया गया था, ई श्रम नाम का ये पोर्टल है। अभी ये जो पोर्टल है, देखिए जितने भी आपके सामने ये पोर्टल आएंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए बनाए ही जब लोगों के लिए गए हैं तो आपको तो पता होना चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन सा पोर्टल किसके काम आएगा। अब ये पोर्टल बनाया किसने, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री ने बनाया है, ठीक है। अभी हम इसके बारे में देखते हैं ये पोर्टल है क्या। देखिए जो ई श्रम पोर्टल है आपके सामने वो किसका है, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री का है।
और इसके अंदर क्या है देखिए, प्रोटेक्ट करेंगे, सेफ गार्ड करेंगे वर्कर्स का इंटरेस्ट, उनके वेलफेयर के लिए काम करेंगे। और इसके अंदर क्या है कि नेशनल डाटाबेस अनऑर्गेनाइज वर्कर्स का, याद रखिएगा अनऑर्गेनाइज जो वर्कर्स होते हैं, अब आपने एनसीईआरटी में पढ़ा है अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है। अनऑर्गेनाइज वर्कर्स का डाटा यहाँ पर रहेगा, आधार से ये लिंक रहेगा, तो उनका नेम, ऑक्यूपेशन, एड्रेस, क्वालिफिकेशन सब पता होगा। तो इससे देखिए बड़ा एक फायदा होने वाला है, क्या कि इनको अगर कोई जॉब ऐसा होता है जिसमें इनका यूज है, तो वहां पर ये अपना यूज इनका कर सकती है सरकार। देखिए अब आ जाता है सर्वे डिटेल। एक कैटास्ट्रोफिक इंपैक्ट डाला है स्कूल के क्लोजर पे। सर्वे बता रहा है कि भाई लॉकडाउन की वजह से क्या हो गया कि 37% ग्रामीण बच्चे तो भैया पढ़ना ही छोड़ गए। बिल्कुल बड़ा इंपॉर्टेंट डाटा है, बड़ा इंपॉर्टेंट ही डाटा है ये, ठीक है। देखिए इसके अंदर क्या है कि स्कूल पर बेस्ड है, स्कूल यानी स्कूल चिल्ड्रंस ऑनलाइन एंड ऑफलाइन लर्निंग सर्वे जो हुआ है, याद रखिएगा सर्वे का नाम। और इसके अंदर बताया गया कि भाई लगभग 24, ये कह रहे हैं कि रेगुलरिटी जो थी सिर्फ 24% थी, और 8% थी गाँव की, यानी रूरल एरियाज की। जो 24% बच्चे रेगुलर थे ऑनलाइन क्लासेस में शहरों में, और 8% गाँव में। और लगभग ये देखिए ये हमारे जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं लगभग, और कुछ साउथ की स्टेट्स है, इनसे सर्वे कलेक्ट किया गया है और यहाँ से हमें पता लगता है। तो टीचर्स के पास एक्सेस नहीं था, 51% ऑफ द अर्बन एरियाज में एक्सेस नहीं था यहाँ पर ऑनलाइन जो सोर्स का, और 58% गाँव में एक्सेस नहीं था टीचर्स के पास। एंड यस 97% पेरेंट्स ने भी सपोर्ट किया, भैया स्कूल खोल दीजिए, ठीक है हम परेशान हैं, स्कूल खोल दीजिए ऐसे करके। तो ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ हो जाती है आपके लिए। अगली जो न्यूज़ हमारे पास यहाँ पर आ रही है वही है कि पंजशीर में रिबल्स के अगेंस्ट हो गए थे और चारों तरफ से घेर लिया गया था। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये तो अभी चलता ही रहेगा आगे तक। आगे है हमारे पास देखिए कि SEZ क्या होता है, आपको याद रख लेना है। ये होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते हैं। अब ये कह रहे हैं कि यहाँ पर लोकल सेल पर जोर देंगे SEZ में। देखिए SEZ मोस्टली क्या होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए काम आता है, लेकिन यहाँ पर अब की बार लोकल सेल्स पे थोड़ा सा जोर दिया जाएगा। सरकार का ये कहना है कि भाई जो SEZ में कुछ बन रहा है तो वो डोमेस्टिक मार्केट में ही क्या कर दे, बेच दे, इंपोर्ट ना माने उसको, ठीक है इंपोर्ट ना माने, बट उसको यहीं पर ट्राई कर ले। तो ये सब इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी आज के आपके द हिंदू एनालिसिस की। तो इसी के साथ हम वाइंड अप करते हैं। बस आपको एक न्यूज़ और बता देते हैं जाते जाते वाइंड अप करने से पहले कि व्हाट बेटर देन कश्मीर इफ़ यू कांट गो टू यूरोप। देखिए डेफिनेटली यहाँ पर बड़ी अच्छी बात बोली है कि यूरोप में आप नहीं जा सकते क्योंकि कोविड-19 है, तो काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस है। तो कश्मीर यहाँ पर टूरिस्ट प्लेस एक बन रहा है और डेफिनेटली एक नई यूनियन टेरिटरी है, तो काफ़ी ज़्यादा इनके लिए इंपॉर्टेंट है। टूरिज्म, इनका ऑक्यूपेशन भी काफ़ी सारे लोगों का है। आप देख सकते हैं लगभग 76,880 टूरिस्ट ने सर्दियों में विजिट किया है 2021 की जनवरी से लेकर मार्च के बीच में। तो ये सब बातें आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक और नाम आया है शिलोंग मेघालय के अंदर, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी इंक्रीज देखने को मिला है, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, सो वी विल मीट यू विद नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू एवरीवन।